चलिए, आज समय में एक लंबा सफर करते हैं। हजारों साल पीछे हम जा रहे हैं, उस दौर में जब भारतीय उपमहाद्वीप पर सभ्यता की बस शुरुआत ही हो रही थी। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर हमें ये सब पता कैसे चलता है? मतलब 8000 साल पहले की जिंदगी कैसी थी, ये हम आज कैसे जान सकते हैं? अच्छा, इससे पहले कि हम ये जानें कि ये सब हमें पता कैसे चला, चलिए पहले ये देखते हैं कि हम असल में जानते क्या हैं। मतलब उन शुरुआती इंसानों की जिंदगी थी कैसी। देखिए, हम बहुत कुछ जान सकते हैं। वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उनके घर कैसे होते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिकारियों, किसानों, राजाओं, पुजारियों, सबकी जिंदगी कैसी थी। यहां तक कि उस जमाने के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कैसे गाने गाते थे। मतलब हम उनकी पूरी दुनिया की एक तस्वीर बना सकते हैं। तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल ये है कि ये पुराने लोग रहते कहाँ थे? उन्होंने बसने के लिए कोई खास जगह ही क्यों चुनी? देखिए, सदियों तक इसका जवाब ना बहुत ही सीधा और सिंपल था। पानी। जहां पानी वहीं जिंदगी। सीधी सी बात है। नदियों के किनारे रहने के कई फायदे थे। जमीन उपजाऊ थी, पीने का पानी था, और शिकार के लिए जानवर भी पानी पीने वहीं आते थे। और ये बात हमें कुछ खास जगहों पर साफ दिखती है, जैसे नर्मदा नदी के किनारे, जहां बहुत कुशल शिकारी संग्राहक रहते थे। अच्छा, शिकारी संग्राहक मतलब वो लोग जो शिकार करके और जंगल से कंदमूल फल इकट्ठा करके अपना पेट भरते थे। फिर सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में हमें खेती के सबसे पहले सबूत मिलते हैं, और इसी तरह गारो पहाड़ियों और विंध्य पहाड़ों में भी खेती का विकास हुआ। सिंधु नदी के किनारे पहले शहर बसे, और फिर बाद में गंगा नदी के किनारे बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए। मतलब पूरी कहानी पानी और उपजाऊ जमीन के आसपास ही घूमती है। चलिए, अब जरा समय के सफर पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो खेती से शुरुआत हुई थी, वो बड़े बड़े शहरों तक कैसे पहुंची। ये टाइमलाइन ना पूरी कहानी को बड़े अच्छे से समझाती है। जरा सोचिए, आज से लगभग 8000 साल पहले सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में लोगों ने गेहूं और जौ उगाना शुरू किया। ये खेती की शुरुआत थी। फिर करीब 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे पहले शहर बसने लगे, और उसके भी काफी बाद, यानी आज से 2500 साल पहले, गंगा घाटी में नए शहर और मगध जैसा शक्तिशाली साम्राज्य उभरा। और ये जो बदलाव था, शिकारी संग्राहक से किसान बनने का, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। पहले लोग खाने की तलाश में घूमते रहते थे, मतलब खाना बदोश थे। अब वो एक जगह रुककर खेती करने लगे, जानवरों को पालने लगे, जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, और इसी से गांव बसे, समाज बना। तो हमने ये तो देख लिया कि लोग कहाँ रहते थे, क्या करते थे, और ये सब कब हुआ। पर एक और मजेदार बात है, हमारे देश के नाम, जैसे इंडिया या भारत, ये नाम कहाँ से आए। चलिए पहले इंडिया की बात करते हैं। इसकी कहानी जुड़ी है सिंधु नदी से। संस्कृत में जिसे सिंधु कहते हैं, उसे करीब 2500 साल पहले ईरान और ग्रीस से आए लोगों ने हिंदोस या इंडोस कहना शुरू किया, और बस इसी नदी के पूरब का जो इलाका था वो इंडिया कहलाने लगा। और जो दूसरा नाम है भारत, उसकी कहानी भी बहुत पुरानी है। ये नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए इस्तेमाल होता था, जिनका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, जो कि संस्कृत की सबसे पुरानी रचनाओं में से एक है। और फिर बाद में यही नाम पूरे देश के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, जिसका हम शुरू से इंतजार कर रहे हैं। आखिर ये सब बातें इतिहासकारों को पता कैसे चलती हैं? वो उस अतीत को कैसे पढ़ते हैं जिसके बारे में कोई लिखी हुई किताब तक नहीं थी? देखिए, इतिहासकार एक तरह के जासूस होते हैं, और जैसे जासूस सुराग ढूंढते हैं, वैसे ही इतिहासकार भी सुराग ढूंढते हैं, जिन्हें स्रोत या सोर्स कहते हैं। ये सोर्स हमें पांडुलिपियों, शिलालेखों और पुरातत्व जैसी चीजों से मिलते हैं। तो पहला सुराग है पांडुलिपियां, मतलब हाथ से लिखी हुई पुरानी किताबें। ये पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों पर या फिर हिमालय में उगने वाले एक खास पेड़ भूर्ज की छाल पर लिखी जाती थीं। इनमें क्या होता था? इनमें धार्मिक बातें होती थीं, राजाओं की कहानियां, दवाइयों और विज्ञान के बारे में जानकारी होती थी। ये संस्कृत, प्राकृत और तमिल जैसी भाषाओं में मिलती हैं, और हमें उस जमाने की सोच की एक सीधी झलक देती हैं। अच्छा, दूसरा सुराग है शिलालेख। अब ये पांडुलिपियों की तरह नाजुक नहीं होते। ये पत्थर या धातु जैसी सख्त चीजों पर लिखे जाते थे, ताकि सालों साल टिकें। अक्सर राजा लोग अपने आदेश इन पर खुदवा देते थे, ताकि सब लोग उन्हें पढ़ सकें और मान सकें।
कई बार राजा अपनी लड़ाइयों में मिली जीत का ब्यौरा भी इन पर लिखवाते थे। तो ये एक तरह से उस जमाने के परमानेंट रिकॉर्ड्स थे। और अब आता है तीसरा और बहुत ही मजेदार सुराग, पुरातत्व। यानी वो चीजें जो पुराने लोग इस्तेमाल करते थे और जो आज हमें खुदाई में मिलती हैं। जो लोग इन चीजों की स्टडी करते हैं उन्हें पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। और इन्हें क्या क्या मिलता है? पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के टुकड़े, पुरानी पेंटिंग्स और मूर्तियां, औजार, हथियार, बर्तन, गहने, सिक्के, यहां तक कि जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियां भी। इन सब चीजों से हमें उस जमाने के लोगों के खान-पान, रहन-सहन, हर चीज के बारे में पता चलता है। तो इन सारे सुरागों को, यानी पांडुलिपियों, शिलालेखों और जमीन से निकली चीजों को एक साथ जोड़कर इतिहासकार अतीत की कहानी बुनते हैं। लेकिन ये कहानी कभी पूरी नहीं होती। इतिहास एक पहेली की तरह है जिसके कुछ हिस्से तो मिल गए हैं, पर बहुत से हिस्से अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।